कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। आनंदपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही आलसी था, किसी भी काम में मन नहीं लगाता था, बस घर में बैठ के खा पी के मजे से रहता था। उसके माँ बाप बहुत मेहनती थे, घर में गरीबी होने के कारण उन्हें काम करना पड़ता था। अरे राजू, थोड़ा काम भी कर लिया करो, ऐसे बैठकर कब तक खाओगे? जब तक हम कमा रहे हैं तब तक घर में खाना मिलेगा, लेकिन जब हम कमा नहीं पाएंगे तब घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे माँ, मैं जब कमाऊंगा तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजू की बात सुनकर माँ बाप हताश होकर वहां से चले जाते हैं, मगर राजू को इस बात का कोई पछतावा नहीं होता। अरे इस राजू का क्या करे, हम कुछ भी नहीं सुनता। हमें ही कुछ करना होगा। मुझे एक अच्छा विचार आया है। अगर हम काम पर ना जाके घर पे ही बैठे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे और शायद इससे उसे कुछ समझ आ जाए। करके देखते हैं, लेकिन क्या पता उसका नतीजा क्या होगा। जो भी हो, राजू को ठिकाने तो लाना ही पड़ेगा। अगले दिन राजू के माँ बाप सुबह देर तक घर पर ही सोए रहते हैं। क्या हुआ है आज? आप काम पर नहीं गए? छुट्टी है क्या आज? नहीं बेटा, अब हम थक गए हैं, ये काम वाम हमसे नहीं होता, जो होगा वो देखा जाएगा। अरे माँ, ये पिताजी क्या बात कर रहे? तुम कुछ समझाओ इन्हें। अगर वो नहीं कमाएंगे तो हम खाएंगे क्या? जाने दो बेटा, जो भी किस्मत में होगा वही होगा। ठीक है, जाने दो, मुझे क्या है, मैं मेरा टीवी देखता हूँ। ऐसा कह के वो टीवी देखने बैठ जाता है। अब माँ खाना बना के एक जगह बैठ जाती है। वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। दूसरे दिन माँ घर में खाना नहीं बनाती, क्योंकि घर में अनाज का एक भी दाना नहीं होता। माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। बेटा, घर में कुछ भी नहीं है, हमें आज से भूखा ही रहना पड़ेगा। क्यों माँ, हम भूखे क्यों रहेंगे? आज से मैं ही काम पर जाऊंगा और पैसे भी कमाऊंगा। अजी सुनते हो, आज हमारा बेटा सच में बड़ा हो गया है। हाँ, सुना ही तो दिया, देखूंगा तो मानू। अब राजू हर रोज खेतों में जाकर मजदूरी का काम किया करता था। वो किसी भी राह चलते आदमी की मदद कर देता। अब वो बहुत मेहनत करता है और बहुत पैसे भी कमाता है। अब उसके परिवार के खाने के लाले नहीं पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन राजू शाम को खेतों से घर लौटते समय उसे देर हो जाती है और रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बहुत ही थका हुआ नजर आता है। उसके पास 3-4 पेटियां होती है। अरे बाबा, क्या हुआ है? आपकी कुछ मदद कर दूं मैं? बेटा, इस बुढ़ापे में इतना भारी सामान उठाया नहीं जाता, बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे मदद कर दो। इसमें मेहरबानी की क्या बात है, अभी कर देता हूँ। ऐसा बोल के राजू उनका सामान सिर पर उठाकर उनके घर ले जाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये लो, तुम्हारे लिए। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे तुम ले जाओ। और हाँ, ये पेटी कोई साधारण पेटी नहीं है, जादुई पेटी है। इससे तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हें दे देगी, मगर मांगा हुआ मिलने के बाद तुरंत इसे बंद कर देना। ठीक है बाबा। ऐसा कह के राजू वो पेटी लेके अपने घर जाता है और अपने माँ बाप को इसके बारे में बताता है। उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं होता कि कोई पेटी भी कुछ दे सकती है। राजू वो पेटी आगे रखकर उससे कुछ खाने की चीजें मांगता है। हे जादुई पेटी, मुझे मीठे पकवान और खाना दे दो। तभी पेटी का दरवाजा खुलता है और मीठे पकवान के साथ खाना बाहर आता है। ये सब देखकर राजू और उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। राजू उस पेटी का दरवाजा बंद कर देता है और वो खाना खा के रात में सो जाते हैं। अब राजू उस जादुई पेटी का इस्तेमाल रोज करने लगा। वो उस पेटी से अनाज की बोरियां मांगता और गांव में जाकर उन्हें बेचता। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग अमीर बन गए। उनके गांव में एक चोर रहता था जिसका नाम था वीरू। वो राजू की तरक्की देखकर दंग रह गया था और इसीलिए वो राजू पर नजर रखने लगा था। एक दिन वो राजू के पीछे पीछे उसके घर आया और छुपके से उसकी खिड़की में से झांक कर देखने लगा। हे जादुई पेटी, मुझे 4 बोरी चावल दो। ऐसा कहते ही पेटी में से 4 बोरी चावल आते हैं। वीरू ये सब देख लेता है और उसी रात छुपके से राजू के घर से वो पेटी चुराकर अपने घर ले जाता है। हे जादुई पेटी, तुम मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। उसके ऐसे बोलते ही पेटी से सोने के सिक्के आना शुरू हो जाता है और वो थमने का नाम ही नहीं लेते। मुझे और सोने के सिक्के चाहिए, और चाहिए। धीरे धीरे उसका पूरा घर सोने के सिक्कों से भर जाता है, लेकिन वीरू उस पेटी को बंद ही नहीं कर पाता। वो उन सोने के सिक्कों के नीचे दब जाता है और चिल्लाने लगता है। गांव वाले आकर उसे बचा लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। क्यों रे वीरू, इतनी चोरी करता है कि खुद के ही घर को ढेर बना दिया। हमें इसकी कब से तलाश थी, अब हाथ आया है, चल अब हवालात में। ऐसा कह के पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और वो जादुई पेटी उस चोर के घर से गायब होकर राजू के घर आ जाती है।
अब राजू फिर से अपनी जरूरत के अनुसार उस पेटी से चीजें मांगने लगा और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलस छोड़कर मेहनत की कमाई करनी चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है। आजमगढ़ नाम के एक गांव में फारूक नाम का एक आदमी अपने 3 बेटों के साथ रहता था। वो उस राज्य में अपनी दुकान में तरह तरह के साबुन बेचता था, मगर उस समय लोग बर्तन, रेत और कपड़े भी बिना साबुन के धोते थे, जिस वजह से फारूक का धंधा कम चलता था और इसके कारण उनके 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ते थे। दिन भर साबुन बेचकर भी उनका गुजारा नहीं होता था। पिताजी, आज से आप काम पर मत जाइए, आज से काम पर मैं जाऊंगा। अरे बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम मत करो, तुमसे बड़े भी तो कुछ नहीं करते। नहीं नहीं पिताजी, आप काम पर नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर असलम उसी राज्य में काम करने के लिए जाता है। बाजार जाकर उसे जो भी काम मिले वो कर लेता था। कभी बोझ उठा लेता तो कभी किसी का सामान बेच देता था। जिसको जैसी मदद चाहिए उसे मदद कर देता था। उसके बदले में जो भी दाम मिले उस कमाई से उनका घर का गुजारा होता था। फारूक उसके बेटे को खुद के पैरों पर खड़ा देख बहुत खुश था। एक दिन असलम बाजार में काम कर रहा था, तभी वहां एक शाही फरमान आता है, सबने अपने सर झुका लिए जाए, राजकुमारी इस रास्ते से जा रही है, सब रास्ते के किनारे खड़े हो जाए। सारे लोग रास्ते के किनारे खड़े हो जाते हैं और राजकुमारी की पालकी वहां आती है। अचानक पास ही के जंगल से एक शेर वहां आता है और सारे लोग भागने लगते हैं। शेर राजकुमारी के पालकी के पास आता है और जोर जोर से गुर्राने लगता है। उसी समय असलम पास ही लोहा पिघलाने वाली दुकान से एक जलती हुई लकड़ी उठाकर उस शेर के सामने खड़ा हो जाता है। राजकुमारी बहुत डर जाती है और पालकी से निकल के असलम के पीछे खड़ी हो जाती है। असलम बड़ी बहादुरी से शेर को भगा देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। मंत्री जी, स्वर्ण मुद्राएं इनको भेंट दीजिए। ऐसा कहकर राजकुमारी वहां से चली जाती है और असलम घर लौट आता है। वो कुछ खोया खोया सा है। क्या हुआ असलम, तुम कुछ खोए खोए से हो? कुछ नहीं पिताजी, जिस राजकुमारी को मैंने बचाया उसके बदले में मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं मिली है। तो जरा सोचिए, उस राज्य में काम करने वाले लोगों की कितनी कीमत होगी। पिताजी, मुझे लगता है हमें भी उस राज्य में जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वे दोनों जाने के लिए निकलते हैं। राज्य से निकलकर उन्हें बहुत घना जंगल लगता है और उस जंगल के खत्म हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा रेगिस्तान। रेगिस्तान में दिन में सफर करना मुश्किल होगा, इसलिए वो सोचते हैं कि रात में रेगिस्तान में सफर करेंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वे दोनों सोए हुए थे, तभी असलम को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। असलम उठकर उस आदमी को देखने जाता है। असलम उसके पास जाता है और उसे अपने पास का पानी पिलाता है। वो बूढ़ा आदमी असलम को धन्यवाद देता है और उसे एक जादुई कप देता है। बेटा, इस कप में पानी की 5 बूंदें डालना और ये तुम्हें आगे क्या होने वाला है ये सब बता देगा। ऐसा कहकर वो आदमी गायब हो जाता है और असलम के हाथ में वो कप रह जाता है। असलम अपने पिता को जाकर ये सारी बात बताता है, लेकिन उनका इस पर विश्वास नहीं होता। वो दोनों अपनी आगे की यात्रा करने के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें फिर एक जंगल लगता है। अचानक उस घने जंगल से एक शेर बाहर आता है। शेर उनके सामने खड़ा हो जाता है। इस बार उनके पास अपने रक्षण के लिए कुछ भी नहीं है। शेर गुर्राते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी समय राजकुमारी चित्रांगना वहां मशाल लेके खड़ी हो जाती है। राजकुमारी ने उस शेर को अपनी मशाल दिखाकर भगा दिया और असलम के पास आई। धन्यवाद राजकुमारी, आपने हमारी जान बचाई। धन्यवाद? किस बात का? आपने उस दिन मेरी जान बचाई और आज मैंने आपकी जान बचाई। लेकिन राजकुमारी, आप यहाँ कैसे? मैं अपने पिता के साथ यात्रा के लिए आई थी और यहाँ पे रात को विश्राम करने रुकी हूँ। आप अब हमारे अतिथि बनकर हमारे राज्य में 8 दिन तक रहिए। बाद में आप अपने घर लौट सकते हैं। आप अब हमारे शाही अतिथि हैं। चलिए। असलम अब राजमहल में रहने लगा। एक दिन अचानक उसे उस जादुई कप की याद आई। उसने तुरंत वो कप निकाला और उसमें 5 बूंद पानी डाला। तब उसे दिखाई दिया कि राजा को कोई शैतान मारने वाला है। वो तुरंत यह सूचना राजा को देता है। महाराज, आपकी जान को खतरा है, कोई आपको मारना चाहता है। मुझे कोई मार नहीं सकता। मेरे पास ये मेरे शक्तिशाली अंगरक्षक है। तुम चिंता मत करो। ठीक है महाराज। ये कहकर असलम अपने कमरे में जाता है। उसी दिन की रात को असलम को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो अपने कमरे के खिड़की में से बाहर देखता है। उसे कुछ भी नजर नहीं आता। फिर वो महाराज के कक्ष के यहाँ आता है। तब वो देखता है कि कोई आदमी महाराज को मारना चाहता है। असलम तुरंत महाराज के कमरे में जाता है और उस आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिपाहियों, इसे पकड़ो, ये राजा को मारना चाहता है।
तभी सारे सिपाही भागकर उस आदमी को पकड़ते हैं। राजा भी नींद से जाग जाता है। राक्षस सारे सैनिकों को धक्का मारकर असलम की ओर जाता है। असलम, पहले तुम मेरे रास्ते का कांटा हो, पहले मैं तुमसे निपटूंगा, बाद में राजा से। ऐसा कह के राक्षस असलम को मारने आता है। तभी असलम की जेब में से वो कप गिर जाता है और राक्षस अपने मूल सिंह के वेश में आता है। तभी उस कप में से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और उस सिंह को मार डालता है। सिंह को मार के वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो जाता है। असलम, तुमने आज हमारी जान बचाई है। आज से तुम हमारे राज्य के प्रधानमंत्री हो। धन्यवाद महाराज, आपने मुझे इस काबिल समझा। ये सेवक आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। ये सुनकर राजा भी बहुत खुश हो गया। अब उनके राज्य में कोई समस्या भी नहीं थी। राजकुमारी असलम को मन ही मन चाहने लगी थी और ये इच्छा उसने अपने पिताजी को बताई। तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रहा था। अब शुभ काम में देरी कैसी। महाराज ने असलम से शादी की बात की और राजकुमारी और असलम की शादी सफल रही। अब पूरे राज्य का कार्यभार प्रधानमंत्री असलम ही संभालने लगा और बहुत जल्द ही राजा ने असलम को अपने राज्य का राजा घोषित किया। इस प्रकार एक साबुन वाले का लड़का एक जिम्मेदार और कर्तव्यशील राजा बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे ही होते हैं। कुछ साल पहले रामपुर में हरिया अपने परिवार के साथ रहता था। वो अपना छोटा खेत बो के परिवार की परवरिश किया करता था। उसका छोटा भाई कृष्णा खेती के काम में उसकी कोई मदद नहीं करता, लेकिन कृष्णा एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर था। कृष्णा, कृष्णा उठो भाई, सूरज सिर पे आया है, कुछ काम वाम नहीं करना तुम्हें? भैया, स्कूल शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी है, क्यों परेशान कर रहे हो? सोने दो ना। मुखिया जी सुबह आके गए हैं, वो स्कूल के बेंचेस का काम कब तक होगा पूछ रहे थे। कह देना हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। ये कह के कृष्णा फिर मुंह पे चद्दर ओढ़ के सो जाता है। हरिया को समझ नहीं आ रहा आखिर इसे कैसे समझाए। इसी विचार में हरिया अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। जब वो गांव की नुक्कड़ पे पहुंचता है तब, अरे भाई, सुना है मुखिया जी दूसरे गांव से मिस्त्री बुला रहे हैं? वो तो होने ही वाला था। कृष्णा के भरोसे बैठेंगे तो हो गया सत्यानाश। हाँ, और नहीं तो क्या। हरिया भैया की विश्वसनीयता की वजह से मुखिया जी ने ये इतना अच्छा काम उस आलसी कृष्णा को दिया है। गांव वालों की बातें सुनकर हरिया परेशान हो जाता है, क्योंकि कृष्णा की गैर जिम्मेदारी की वजह से अच्छा खासा पैसे देने वाला काम खोने के लक्षण नजर आते हैं। क्या करूं इस लड़के का समझ नहीं आता। भगवान ने हुनर तो दिया है, लेकिन इसका यह आलसीपन। हरिया थका हारा रात को घर लौटता है। उसकी बीवी उसे खाना परोसती है। बीवी से पता चलता है कि कृष्णा दोपहर 3 बजे उठा और बिना नहाए धोए दोस्तों से मिलने बाहर चला गया है। अच्छा, यानी आज भी स्कूल नहीं गया। इतना काम पड़ा है, लेकिन इस लड़के के दिमाग में भूसा भरा है। और आज जाते समय रात के भोजन में केरी का अचार बनाने के लिए बोल के गए हैं। बीवी की बातें सुनते ही हरिया के दिमाग में एक कल्पना आती है। वो बीवी से नींबू मांग के लेता है और बाहर आंगन में जाके बैठ जाता है। भाभी, जल्दी खाना परसो, बहुत भूख लगी है। और हाँ, कैरी का अचार भी देना। केरी का अचार बाहर आंगन में आपके भैया बना रहे हैं। कृष्णा बाहर आता है और हरिया को नींबू के बीज के साथ बैठा देख चकित होता है। भैया, ये नींबू के बीज के साथ क्यों बैठे हो? तुम्हारे लिए कैरी का अचार बना रहा हूँ। भैया, आप ठीक तो है? नींबू के बीज से आप कैरी उगाओगे? हाँ, क्यों नहीं उगेगी? भैया, आप ही ने सिखाया है ना, जो बोओगे वही पाओगे। फिर तभी मुखिया जी का आदमी वहां आता है और कृष्णा को बताता है कि मुखिया जी ने स्कूल के काम के लिए नए कारपेंटर को बुलाया है। अब उसे स्कूल आने की जरूरत नहीं। अरे मुखिया जी, ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरे जैसा एक्सपर्ट कारपेंटर उन्हें आजू बाजू के 10 गांवों में नहीं मिलेगा। वो आप उनसे जाके बोलिए, चलता हूँ। अच्छा खासा काम हाथ से जाने की वजह से कृष्णा बहुत दुखी होता है। कृष्णा, अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तुमने अपने आलसी स्वभाव के कारण इतना अच्छा पैसे कमाने का मौका खो दिया है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है कृष्णा, देर से आए दुरुस्त आए, आगे से ख्याल रखना। तो इस प्रकार देर से ही सही कृष्णा की आंखें खुल जाती है और वो आगे से खूब मेहनत करने का वादा हरिया को देता है।
पवन एक मैकेनिक था जिसका गांव में एक गैरेज था। गांव के सभी लोग पवन के पास ही गाड़ियां बनाने आते थे। पवन पढ़ा लिखा नहीं था। बेटा मनीष, स्कूल जाओ, स्कूल का समय हो गया है। पवन अक्सर अपने बेटे मनीष को स्कूल जाने और पढ़ने लिखने के लिए कहा करता था, लेकिन मनीष पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। मनीष, बोलो 4 पंचे कितना? वो मास्टर जी 16। वाह, 4 पंचे 16, बहुत अच्छे। अब हाथ आगे करो। मास्टर जी मनीष को छड़ी से मारा करते थे। अक्सर मनीष सालाना परीक्षा में फेल हो जाता था और फिर पवन उसे बैठकर समझाता था। बेटा देखो, मैं तो पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे घर की हालत खराब थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो और अपनी खुद की आलीशान गाड़ी में घूमो। पापा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। बेटा और मेहनत करो। साल बीते और मनीष उसी तरह परीक्षा में फेल होता गया। अब पवन ने मनीष से उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो कभी पढ़ पाएगा। बेटा मनीष, कल से गैरेज आया करो, कम से कम कुछ काम तो सीख लो। और अगले दिन से पवन अपने बेटे मनीष को गाड़ियां बनाना सिखाने लगा। मनीष को भी गाड़ियां बनाने का काम बहुत पसंद था। कुछ वर्ष बाद मनीष पवन से भी होशियार मैकेनिक बन गया और पवन बुढ़ापे के कारण बीमार हो गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े इंसान बनो और अपनी खुद की आलीशान गाड़ी में घूमो। अब मैं पढ़ नहीं पाया तो क्या करे, लेकिन गाड़ी में जरूर घुमाऊंगा आपको, और वो भी खुद की गाड़ी में। उस दिन मनीष ने ठान लिया कि वो अपने पापा की इच्छा पूरी करेगा और खुद ही अपने लिए एक कार बनाएगा। उसने पूरी लगन के साथ अपना काम शुरू किया। लगभग 2 साल बाद मनीष की मेहनत रंग लाई और उसने खुद के लिए एक शानदार कार बनाई। देखो पापा, मैंने कहा था ना कि मैं आपको अपनी खुद की बनाई हुई कार में घुमाऊंगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। चलो, तुम्हारी इस नई कार का उद्घाटन हम देवी माँ के दर्शन से करते हैं। दोनों बाप बेटे अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। कई किलोमीटर चलने के बाद पवन के मन में एक ख्याल आया। अरे बेटा मनीष, कार में पर्याप्त डीजल तो है ना? हम काफी दूर आ चुके हैं, डीजल खत्म ना हो जाए। अरे पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे? भला बिना तेल के कोई कार कैसे चलेगी? हाँ पापा, चल सकती है, ये बिल्कुल मुमकिन है। बेटा, मेरे इतने साल का तजुर्बा कहता है कि बिना तेल के कोई कार कभी नहीं चलेगी। पापा, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? रुकिए, आपको अभी यकीन दिलाता हूँ। ऐसा कहकर मनीष ने तुरंत कार रोक दी। वे दोनों कार से बाहर आए। पवन कार की जांच करने लगा। तभी उसने पाया कि कार में ईंधन के लिए कोई टैंक मौजूद ही नहीं है। अरे, ये कैसे संभव है? इस कार में तो तेल की टंकी ही नहीं है। क्यों पापा, कहा था ना मैंने, इस कार में तेल की कोई जरूरत नहीं। ये कार सौर ऊर्जा से चलती है। ये बात सुनकर पवन हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। मनीष का पूरा बचपन उसकी आंखों के सामने आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं गलत था। तुमने एक ऐसा आविष्कार किया है जो आज तक कोई पढ़ा लिखा नहीं कर सका। मुझे तुम पर नाज है। सच में तुम्हारी ये कार कोई मामूली कार नहीं है, ये एक जादुई कार है। सोमनाथ एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। खुद अनपढ़ होने के बावजूद उसने अपने इकलौते बेटे सुरेंद्र को अच्छी शिक्षा दी थी। अब सुरेंद्र आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बहुत दूर शहर जा रहा था। पिताजी, अब मैं कम से कम 1 साल गांव नहीं आ पाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, बस मन लगा के पढ़ाई करना। अब मेरी सारी आशाएं तुम्ही पर है। हाँ पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सुरेंद्र शहर चला जाता है और सोमनाथ अपने खेतों में काम शुरू करता है। कुछ देर बाद गांव के साहूकार का चेला शंकर वहां टपकता है। और सोमनाथ भैया कैसे है? भगवान की कृपा है। बस मेरा सुरेंद्र अफसर बन जाए तो मैं आराम ही आराम करूंगा। वो तो आप अभी कर सकते हो,
गांव के हीरामल साहूकार कब से आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं, वो भी दुगने दाम में। नहीं शंकर, एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के समान होती है और माँ का भी कोई सौदा करता है भला। अब आपकी मर्जी, लेकिन इस साल बहुत भयंकर सूखा आने का अंदेशा है और अब तो सुरेंद्र भी नहीं है आपकी सहायता के लिए। देखते हैं। शंकर सोमनाथ को जमीन बेचने के लिए राजी नहीं कर पाता और वहां से निकल पड़ता है। ये बूढ़ा बहुत जिद्दी है, अब साहूकार मुझ पर नाराज होंगे। ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं। सुरेंद्र और सोमनाथ एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर अपनी खुशहाली बताया करते थे। सोमनाथ, तुम्हारी चिट्ठी है भाई, सुरेंद्र ने भेजी। डाकिया जी, जरा ये चिट्ठी पढ़ के तो सुनाइए। डाकिया सोमनाथ को सुरेंद्र की चिट्ठी पढ़ के सुनाते हैं। चलो अच्छा है, सुरेंद्र की पढ़ाई ठीक चल रही है। हाँ, होनहार है तुम्हारा बेटा, जल्द ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे सोमनाथ। हाँ, इसी उम्मीद में दिन काट रहा हूँ। बस हमेशा की तरह मेरी तरफ से 2 शब्द खुशहाली के उसे लिख दीजिए। हाँ क्यों नहीं, अभी लिख देता हूँ। जुलाई खत्म होके अगस्त शुरू हुआ था, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। सारे गांव वाले चिंतित थे। अब एक ताजा खबर। सरकारी मौसम विभाग के अनुसार देश के हर राज्य में औसत 10% ही बारिश होने का अनुमान है। नागरिकों से निवेदन है कि उपलब्ध पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। लगता है इस साल फसल नहीं हो पाएगी, फिर से साहूकार से कर्जा उठाना पड़ेगा। हाँ भाई, जमीन भी गिरवी है, उसे तो अच्छा मौका ही मिल जाएगा गरीबों को लूटने का। और गांव के अधिकतम कुएं भी साहूकार के पास ही है गिरवी। सोमनाथ भी अपने घर में चिंतित बैठा है। लगता है शंकर की बात सच होने वाली है। आषाढ़ खत्म होके श्रावण शुरू हुआ है, लेकिन आसमान से एक पानी की बूंद नहीं टपकी। कुएं की गहराई बढ़ा दूं तो शायद पानी मिले। ये सोच के सोमनाथ सीढ़ी लेके अपने घर के माले पे चढ़ता है और वहां से कुदाल और फावड़ी निकालता है, लेकिन इसी दौरान वो पैर फिसल के गिर जाता है। सोमनाथ के हाथों में और घुटनों में गंभीर चोटें आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कुआं कैसे खोदूं, अनाज कैसे बोऊं? घर पे आराम कर रहा सोमनाथ डाकिये की मदद से अपने बेटे सुरेंद्र को चिट्ठी लिखता है और यहाँ का सारा हाल बयां कर देता है। चलो भाई सोमनाथ, मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। डाकिया के जाने के बाद शंकर सोमनाथ के घर आता है। कैसी है तबीयत अब सोमनाथ भैया? भगवान की कृपा है, हड्डी नहीं टूटी, लेकिन दर्द से बेहाल हूँ। लेकिन अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा बेटा तो यहाँ आने से रहा। मेरी मानो अपनी जमीन साहूकार को बेच दो और शहर अपने बेटे के पास चले जाओ, सुखी हो जाओगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शंकर खुश होके सोमनाथ के घर से बाहर निकलता है। चलो, आखिर ये जिद्दी बूढ़ा मान ही गया। यहाँ शहर में सुरेंद्र अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो पिताजी की चिट्ठी पढ़ के सोच में पड़ गया। बेटा सुरेंद्र, इस साल सूखे की वजह से शायद फसल ना हो पाए, लेकिन अगर तुम यहाँ होते तो मैं हमारा कुआं खोद के उसकी गहराई बढ़ा देता, थोड़ी बहुत सब्जियां बो लेता। अब सब राम भरोसे छोड़ रहा हूँ। पिताजी काफी बीमार है, ऊपर से ये सूखे का संकट, और मैं यहाँ फंस गया हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद डाकिया सुरेंद्र की चिट्ठी लेके आता है और सोमनाथ को पढ़ाता है। प्रणाम पिताजी, आपकी चिट्ठी मिली, लेकिन आप हमारा कुआं और ज़्यादा मत खोदिए। हमारे पुरखों ने वहाँ गुप्त धन छुपाया है। ये बात मुझे दादी ने उनके स्वर्गवास से पहले बताई थी और सही समय पर आपको बताने का वचन मुझसे लिया था। क्या? चिट्ठी पढ़ते ही दोनों चौंक जाते हैं। वाह सोमनाथ, तुम्हारा तो भाग्य खुल गया भाई। डाकिया वहां से निकलता है, तभी रास्ते में उसे शंकर मिलता है। क्यों डाकिया जी, क्या खबर? लाखों में एक खबर है भाई। क्या बात कर रहे हो, जरा हमें भी बताओ भाई। डाकिया शंकर को सोमनाथ के कुएं के बारे में बताता है और वो सुन के शंकर की आंखें फैल जाती है। उसी रात शंकर फावड़ा और कुदाल लेके चुपके से सोमनाथ के खेत में आता है और उसका कुआं खोदने लगता है। ये गुप्त धन अगर मुझे मिल गया तो मैं खुद ही साहूकार बन जाऊंगा। बहुत देर तक कुआं खोदने के बाद भी शंकर के हाथों कुछ नहीं लगता और वो परेशान हो जाता है। हाँ, ये क्या, लगभग 10 हाथ गहरा खोदा है कुआं, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। अब तो सूर्योदय भी होने को है, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुबह सोमनाथ लंगड़ते हुए कुदाल लेके खेत पहुंचता है। कुछ तो करना होगा। कुआं खोदने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूँ,
सोमनाथ जैसे ही कुएं के पास आता है वो दंग रह जाता है। अरे ये क्या, ये किसने खोदा? खोदा हुआ कुआं पानी से भरा देख सोमनाथ खुश हो गया, लेकिन तभी उसे सुरेंद्र की बताई बात याद आई। ये क्या हो गया? सुरेंद्र ने तो मुझे कुआं खोदने से मना किया था। उसी दिन सोमनाथ डाकिये के द्वारा सुरेंद्र को चिट्ठी लिख के यहाँ की हकीकत बयां करता है और अब आगे क्या करना है पूछ लेता है। बेटा, यह चमत्कार हो गया है। तुमने मुझे कुआं खोदने से मना किया था, लेकिन एक रात किसी ने हमारा कुआं काफी गहराई तक खोद दिया और अब कुआं पानी से भर गया है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मुझे पता था पिताजी। गांव में एक कान की खबर दूसरे कान तक पहुंचने में देर नहीं लगती। सुरेंद्र तुरंत सोमनाथ को जवाब लिखता है। पिताजी, अब आप मनचाही सब्जियां बोइए। इतनी दूर से मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता था। सुना तुमने तुम्हारे बेटे ने क्या लिखा है? मनचाही सब्जियां बो। वाह भाई वाह, उधर शहर में बैठ के यहाँ बाप के लिए कुआं खुदवाया, वो भी मुफ्त। बेटा हो तो ऐसा,